हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज बायोलॉजी। साइंस के अंदर हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर ली है और आज आपका बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे कि सेल क्या होता है, टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कौन से ऑर्गेनेल किसने डिस्कवर किए हैं, सेल किसने डिस्कवर किया है, टिश्यूज करेंगे होते क्या है वो और उसके कुछ टाइप्स करेंगे हम। ठीक है, तो जितने भी ये लेक्चर्स हैं ये एनटी की सारथी सीरीज की कंटिन्यूटी में ही आ रहे हैं। जिसने बाकी के लेक्चर्स नहीं दिखे हैं सारथी सीरीज के तो वो जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। जिसने भी O2IS एकेडमी की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम बायोलॉजी से। देखो, बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ, कहीं भी आपको बायो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब लाइफ, और लॉजी होता है स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट है, कौन सी टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, या फिर उनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, ट्रांसपिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। उन सारी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइफ की हम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि जो लाइफ है, एक सेल है, वो कैसे बनी है। सबसे पहले वो किस टाइप की सेल होती थी, प्रोकैरियोटिक होती थी, फिर धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट्स आने शुरू हुए और वो यूकैरियोटिक सेल बन गई। इन सारी एवोल्यूशन स्टडीज को जो लाइफ से रिलेटेड है उन सब चीजों को हम बायोलॉजी में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो बॉडी है वो किस चीज की बनी है। जैसे आपका एक घर है, वो जो घर है वो बहुत सारी ईंटों से बना है, बहुत सारी ब्रिक्स से मिलके बना है। ऐसे ही आपकी जो बॉडी है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब किस स्ट्रक्चर से हमने एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज किया है, वो होती है आपकी सेल। तो जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है प्लस ये एक फंक्शनल यूनिट भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ बनाने के लिए वो किस स्ट्रक्चर से बनी है, तो वो होगा आपका सेल। और फंक्शनल यूनिट मतलब एक सबसे छोटी चीज जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो वो भी हो जाएगा आपका सेल। तो सेल इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जो सेल है, अगर बहुत सारे सेल मिल, हमें पता है कि जो सेल है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैंने आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में कवर करवाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट्स की सबसे शॉर्टेस्ट चीज होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सेल भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। बायोलॉजी में हम क्योंकि इसके आगे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं कि जब बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं और एक वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, तो वो बन जाता है टिश्यू। फॉर एग्जांपल आपका एपिडर्मल टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यू है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। जो आपकी स्किन है ना, ये आपकी एपिडर्मल टिश्यू है। अब टिश्यू है इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी है ना। तो दैट मीन्स ये सारी सेल इकट्ठे होके हमारी स्किन को या फिर हमारी बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये हो गया टिश्यू। तो टिश्यू इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ सेल विच इज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगर बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएं तो वो बना लेंगे एक ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हो गया, आपका ऐसे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। अब जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो आपने खाना खाया, अगर आपने उस खाने को डाइजेस्ट करना है, छोटी छोटी पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करना है, तो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे कि आपका स्टमक एक ऑर्गन हो गया, देन इज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, आपका लिवर हो गया जिसमें से सिक्रीशंस आती हैं, आपका पेनक्रियाज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरे सिस्टम को बना रहे हैं। अगर मैं इन सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ दूं और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दूं तो वो बन जाएगा एक इंडिविजुअल। दैट मीन्स जो एक ऑर्गेनिज्म है या फिर एक इंडिविजुअल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम
एक तरह से उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम इस पूरी बॉडी को काम करने के लिए, मतलब इस पूरी बॉडी को एक तरह से चलाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया। देखो, आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होएगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपने बोलना है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो वो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब मैं इसके पीछे की एक बार स्टोरी बता देती हूँ आपको। वो ये है कि जो रॉबर्ट हुक है वो 1665 में वो एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंडर। माइक्रोस्कोप आपको पता होगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत छोटी छोटी चीजों को हमें देखने के लिए हेल्प करता है। जो चीजें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वो माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक प्लांट होता है, उसकी बार्क होती है ना, बार्क मतलब उसकी जो छाल होती है, उसमें से एक सेल उसने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब वो जो सेल था, क्योंकि वो बार्क ऑफ द ट्री का सेल था, और हमें पता है कि जो प्लांट के बार्क होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। वो बेसिकली प्लांट के आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस प्लांट को। तो दैट मीन्स जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहली बार सेल तो देखा, लेकिन वो एक डेड सेल था। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड सेल में आएगा रॉबर्ट हुक, लेकिन वो एक डेड सेल था। अगर मैं लिविंग सेल की बात करूं तो वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था। और ल्यूवेनहॉक ने कौन सा लिविंग सेल देखा था, उन्होंने एक एल्गे का लिविंग सेल देखा था। जो एल्गे होता है वो आपके जैसे प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे शॉर्टेस्ट, या यू कैन से जो सबसे पुराने वाले जो सेल्स हैं प्लांट के, उनको हम एल्गे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी होती क्या है और वो किसने दी है, इसके ऊपर डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो जो सेल थ्योरी है वो श्लीडन एंड श्वान ने दी थी। और ये सेल थ्योरी कहती क्या है, सेल थ्योरी ये कहती है कि जो भी सेल आता है, मतलब कोई नया सेल बना, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, उसके ये इसका सेल है कोई, मान लो। अब यहां से जब नए सेल बनने होंगे तो ये सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा। ऐसे ही इससे कोई और सेल बनना है तो ये डिवाइड करके दो और सेल्स बना लेगा, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन की कौन सी सेल डिवीजन है। तो जो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनी है। मतलब जो नए नए सेल्स आ रहे हैं वो पुराने वाले सेल्स से बन रहे हैं। दूसरी बात, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है, जितनी भी आप अपने आसपास लिविंग थिंग्स देखते हो, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सारे किसके बने हुए हैं, वो सारे सेल्स के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया इसका ये। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो या तो एक सेल की बनी होती हैं या फिर बहुत सारी सेल्स की एक साथ बनी होती हैं। तो आपकी सेल थ्योरी ये कहती है कि जो भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से आते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, या तो वो सिंगल सेल से बने हो सकते हैं या फिर वो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स से बने रह सकते हैं। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि जो सेल थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान। और इसमें एक सिंपल सी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि दैट सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब जो आपके सेल्स हैं उसको मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है पुराने, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब होता है एक तरह से हम सेल को बोल देते हैं। तो जो भी पुराने सेल्स हैं जिसमें अभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट्स नहीं आई हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। सेल ऑर्गेनेल मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। सेल ऑर्गेनेल होता है कि एक सेल के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, या जो अलग अलग यू कैन से पार्ट्स प्रेजेंट है, जो कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपके घर में हर एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर का क्या काम है, आपके फादर का क्या काम है, आपका ब्रदर क्या करता है, आपकी सिस्टर क्या करती है, तो हर एक को अपना अलग अलग जो रोल है वो डिफाइंड है कि इसने बाहर से ये सामान लेके आना है, इसने ये काम करना है, इन्होंने खाना बनाना है। तो ऐसे आपके जो रोल है वो डिफाइंड होते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती है उनके जो रोल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करनी है। तो ऑर्गेनेली सेल के अंदर ही कुछ ऐसी
यू कैन से पार्ट्स होते हैं कुछ जो कि हमारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस सेल के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये पुराने सेल्स हैं, इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि उनका हर एक सेल के अंदर हर एक जो रोल है वो किसी और को डिफाइन किया जा सके। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देन इज गोल्जी एपरेटस हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। इसमें एक और मेन डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए आपको पता होगा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो नेकेड लाई करता है। नेकेड मतलब उसकी वो किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर नहीं लाई करता, वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होता है, वो ऐसे ही सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसमें जो डीएनए होता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, मतलब एक अलग से कंपार्टमेंट बना दिया डीएनए को रहने के लिए, ठीक है, अलग से कंपार्टमेंट बन गया। तो सबसे पहले जब लाइफ बनी थी तो उस टाइम पे पुराने वाले जो सेल्स बने थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स बने थे, धीरे धीरे इन सेल्स ने इवॉल्व होना शुरू किया और धीरे धीरे इन सेल्स में एडवांसमेंट आती गई और अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनते गए कि इस कंपार्टमेंट ने ये काम परफॉर्म करना है। तो धीरे धीरे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में यू कैन से एडवांसमेंट हो गई, इनकी एवोल्यूशन हो गई एक तरह से। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक ज्यादातर यूनिसेल्युलर होते हैं, जितने भी आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर प्रोकैरियोट होते हैं। इसका मतलब उनके अंदर जो सेल है वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, उनका जो डीएनए है वो ऐसे ही यू कैन से सेल के अंदर लाई कर रहा है, उसके लिए कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं है। इन द सेम वे अगर मैं यूकैरियोटिक्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक्स मतलब यू का मतलब होता है नए, न्यू सेल्स, न्यू सेल्स मतलब द सेल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडवांसमेंट ऑफ द प्रीवियस सेल्स, ठीक है। तो ज्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हर एक सेल यूकैरियोटिक सेल है, हर एक सेल में न्यूक्लियस का अलग कंपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, गोल्जी एपरेटस अलग है, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज अलग अलग हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हूं, तो मैं क्या हो गई, मैं हो गई एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब न्यूक्लियस होता ही नहीं, अलग से कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है। इसका मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है न्यूक्लियस के आसपास जो एक मेम्ब्रेन उसको सराउंड कर रही है, उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर एक कंडेंस्ड सा पोर्शन होता है जिसके अंदर आपके राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है, आरएनएस बनते हैं, आपके आरएनए के अलग अलग टाइप्स बनते हैं, वो होता है आपका न्यूक्लियोलस। क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियोलस कहां से प्रेजेंट होएगा। ऐसे ही यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बताई दी है कि प्रोकैरियोट्स में कोई अलग से कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, कोई अलग से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में सारे ऐसे रैंडम सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे यूकैरियोट्स की बात करूं तो उसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, ये सारी चीजें हैं। इसके प्रोकैरियोट्स में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एक प्रिमिटिव सेल होता है, दैट मींस उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, फिर भी आप देख सकते हो जो बैक्टीरियल डिजीज है आपको कितना तंग कर देती है ना। तो ऐसे ही अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में जो जितने भी फंजाई हैं वो उनके सबके सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं, दैट मींस उन सबके अंदर अलग से न्यूक्लियस होता है, अलग से माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। प्लांट के भी सारे सेल्स यूकैरियोट होते हैं और एनिमल के सारे सेल्स यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। तो आपने इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो प्लांट की ही प्रिमिटिव फॉर्म है, ठीक है। तो इन दोनों के जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है एक तरह से। और यूकैरियोट्स में फंजाई आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा और एनिमल सेल्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं सेल्स को कैटेगराइज करूं तो मैं इस तरीके से कैटेगराइज कर सकती हूं कि या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब है कि एक सिंगल सेल है और वही एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रही है। जैसे अभी मैंने आपको बैक्टीरिया का बताया, जो बैक्टीरिया होता है उसका सिंगल सेल होता है
वो प्रोकैरियोटिक होता है, पुराना सेल होता है, उसमें कोई चीज डिफाइंड नहीं है, और वो सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इस सेल के साथ और कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ, वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही है जो यहां से वहां ट्रांसफर होता है। ठीक है, अलग अलग बॉडीज में, जैसे ह्यूमन के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया तो वो सिंगल सेल ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली सिंगल सेल उनको हम यूनिसेल्युलर बोलेंगे, और एक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल्स का केस बताया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की क्या क्या टाइप्स होती हैं और उसकी क्या क्या शेप्स होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेल की शेप्स की बात करूं तो सेल राउंड भी हो सकते हैं, मतलब गोल हो सकते हैं, बायकॉनकेव हो सकते हैं। बायकॉनकेव का मतलब है कि वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। एक तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके सरफेस पे दोनों तरफ से अंदर को ऐसे डेप्थ सी होती है, तो ये बायकॉनकेव हो गए। देन इज एमीबॉइड सेल्स होते हैं। एमीबॉइड सेल्स मतलब जो अपनी रैंडम मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो कहीं भी ऐसे जा रहे हैं, है ना, या तो वो ऐसे उसकी डिफाइंड शेप है कि वो सर्कुलर इन नेचर है सेल्स, या फिर उसकी कोई भी डिफाइंड शेप नहीं है, मतलब वो अपनी शेप बार बार चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू कि वो कहां कहां मूव कर रहा है। ठीक है, उसको हम एमीबॉइड सेल्स कहते हैं। ऐसे ही लॉन्ग सेल्स हो सकते हैं, लंबे लंबे कॉलम लाइक सेल्स हो सकते हैं, नैरो हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, आपके जैसे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स हो गई, वहां पे आपके ब्रांच सेल्स मिल सकते हैं, इलोंगेटेड सेल्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा, या फिर राउंड और ओवल सेल्स, मैंने वो आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कि हमारे वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट या लिविंग वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल किसका है, तो जो ऑस्ट्रिच है उसका जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, तो वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। देन इज पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। आई होप आपको यहाँ पे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का डिफरेंस पता चल रहा होगा। जो लॉन्गेस्ट होता है उसकी हम लेंथ देखते हैं, और जो लार्जेस्ट होता है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें देखते हैं। तो हमारा जो नर्व सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। जो नर्व सेल होता है वो इधर से उधर सिग्नल्स को लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज गर्म है, मुझे कैसे पता चलेगी कि कोई चीज गर्म है, तो जैसे ही मैं उसको हाथ लगाऊंगी तो न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे दिमाग तक मैसेज आएगा कि ये चीज गर्म है, तू अपना हाथ यहाँ से हटा ले। ठीक है, तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये तो मैंने पूरे लिविंग वर्ल्ड का बताया था ना, ऑस्ट्रिच एग। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो वो होगा ओवम। ओवम आपको पता ही है कि जो फीमेल होती हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जो कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, तो ओवम जो है वो हमारा फीमेल का गैमीट होता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सेल है। ओके, अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वो होता है सेरिबेलम का ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर ब्रेन हो गया, देन इज मिड ब्रेन हो गया, और उसके बाद होता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, ऐसे पीछे प्रेजेंट होता है, आपने लेमन्स लैंग्वेज में बहुत बार सुना होगा इसको। तो उसके अंदर एक ग्रेन्यूल सेल होता है, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट है। कितना होता है वो, 4 माइक्रोमीटर से लेके 4.5 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर्स। मीटर्स के कंपैरिजन में बता रही हूं ये मैं आपको। अभी तक हम ये सोचते थे कि शायद हमारा जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आरबीसी है, लेकिन आरबीसी 5 माइक्रोमीटर के रफली इसका साइज इतना होता है, तो इससे भी जो छोटा सेल है दैट इज सेरिबेलम ग्रेन्यूल सेल। ठीक है, इन द सेम वे कई साइंटिस्ट सोचते थे कि जो स्पर्म है वो ह्यूमन बॉडी का शायद, मतलब मेल्स में ऑफ कोर्स वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो स्पर्म है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाएगा। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, देन इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड इज न्यूरॉन सेल,
लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज सेरिबेलम। ओके, आगे चलते हैं हम। अब मैं सेल के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। जो सेल होता है वो तीन चीजों से मिलके बना होता है। एक तो होगी उसकी बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपार्टमेंट ने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो इसीलिए इसके आसपास क्या होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे हम अगर अपने घर की बात करें तो वो घर बनता कब है, क्योंकि उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है कि उस घर में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, देन इज उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। जो भी उसका एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता रहता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी कोई ना कोई चीज तो उनके पेरेंट्स के साथ रिजेंबल कर रही होगी, तो वो न्यूक्लियर मटेरियल ही है जो उस बच्चे में आया है। ठीक है, उनका डीएनए ही है जो आगे ट्रांसफर हुआ है। तो जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। एंड द थर्ड थिंग इज मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब होता है कि इस सेल को चलाने के लिए जो जो भी मशीन्स इसमें यूज होंगी, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर प्रोटीन्स बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी मशीन्स हैं एक तरह से सेल की, जो कि इस सेल को काम करने के लिए बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो सेल परफॉर्म कर सकता है। जो एक सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी चीज है उसकी सेल वॉल। अब मेम्ब्रेन और वॉल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसी लेयर, ये अपने थ्रू कोई भी चीज को पास ऑन होने देती है, लेकिन जो वॉल होती है वो अपने थ्रू किसी भी चीज को पास ऑन नहीं होने देती, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ जो सेल मेम्ब्रेन है क्या वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है? तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जहां पे वो खड़े हैं, हार्श कंडीशन है, चाहे कोई भी उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, तो उन्होंने वहीं पे खड़े रहना है। तो इसीलिए वो अपनी सेल्स को एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ प्रोटेक्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर हम मतलब हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो हम शेड वाले रीजन में जा सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है तो हम किसी और टेम्परेचर वाली जगह पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो हमारे सेल्स हैं, क्योंकि हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो यहाँ पर वो दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है। ये एक आउटर कवरिंग होती है सेल की। देन इज ये लिविंग है। लिविंग मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग होती है, लेकिन वो डेड होती है। ठीक है, डेड कवरिंग होती है, वो लिविंग नहीं होती वो। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जो कि अपने थ्रू कोई ना कोई चीज को अलाउ कर देती है पास होने के लिए। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है मैं आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कवर करूंगी डिटेल में। तो अभी आप यहाँ पे बस ऐसे देख लो कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी लिपिड्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, बहुत सारी चीजों से मिलके बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, देन इज मटेरियल्स को एक्सचेंज करना और सेल को शेप देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना आपको एमीबॉइड सेल है, एमीबॉइड सेल अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है। दैट मीन्स उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं से मुड़ तुड़ सकती है। लेकिन तो दैट मीन्स ये एक तरह से सेल को शेप और डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। और क्योंकि अगर ये एक एमीबा है, ठीक है, तो अगर इसने बाहर से कोई न्यूट्रिशन लेना है तो वो क्या करेगा, इसके आसपास यहाँ पे ऐसे सूडोपोडिया बना लेगा। ठीक है, और ये जो फूड मटेरियल है ये इसके अंदर चले जाएगा। दैट मीन्स फूड मटेरियल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर दिया है। इसका मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर यू कैन से सेल मेम्ब्रेन है वो अपने थ्रू मटेरियल्स को पास होने देती है। आई होप आपको यहां तक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा।
अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो सकती है। मूवमेंट दो तरह की होती है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करें तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे डीओ छिड़का, ठीक है, या फिर कहीं पे परफ्यूम लगाया आपने, तो वहां पे उस परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आसपास की हवा में उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। दैट मीन्स इस रीजन के अंदर इस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में हैं और इनके अंदर टेंडेंसी है कि मैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर सकता हूं। इसीलिए कोई भी पर्सन आपके नजदीक से अगर जाता है जिसने परफ्यूम या डीओ लगाया है तो आपको उसकी खुशबू आ जाती है, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को तो कहते हैं हम डिफ्यूजन। अब अलग टाइप ऑफ प्रोसेस है, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट की बात करते हैं। यहां पे मैंने आपको जरूरी नहीं बोला कि भाई हाँ, सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रही है। लेकिन ऑस्मोसिस में मैं सिर्फ सॉल्वेंट की बात करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि जो किशमिश है आप उसको पानी में डाल के रख देते हो, है ना, ताकि वो स्वेल हो जाए। इसका मतलब इन किशमिश के अंदर जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है और पानी की टेंडेंसी है कि वो हायर और पानी की टेंडेंसी है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर सकती है। अगर मैं यहां पे देखूं, फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है, इसके अंदर आपने किशमिश डाल दी और यहाँ पे बहुत सारा पानी है। अब पानी सबसे ज्यादा कहां पे है? इस वेसल के अंदर। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कहां पे है? यहां पर। और सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन कहां पे है? इस किशमिश के अंदर। तो इस सॉल्वेंट के अंदर टेंडेंसी है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर सकती है। इसीलिए जो पानी है वो किशमिश के अंदर जाएगा और जो वो किशमिश है वो स्वेल अप हो जाती है। यहां पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है दोनों ही अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रही हैं। लेकिन डिफ्यूजन में मैं सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों की बात कर रही हूं, ऑस्मोसिस में मैं सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रही हूं। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कोई सल्यूट डिजोल्व है या फिर कोई ऐसी गैस जिसके अंदर कोई चीज डिजोल्व है। जो सॉल्वेंट है वो मैंने आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। जो यहाँ पे तीसरी कंडीशन है ऑस्मोसिस के लिए, दैट इज ऑस्मोसिस होने के लिए मतलब कि सॉल्वेंट को अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन है जो हाफली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है कि जो अपने थ्रू किसी मटेरियल को पास ऑन होने देती है, उसको हम कहते हैं परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब ये सिर्फ आधे मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास होने देगी, ठीक है, सिलेक्ट करेगी। एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये पहले सिलेक्ट करेगी कि क्या मैं इस मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर लेके आऊं या नहीं, क्या ये मॉलिक्यूल इस सेल को हार्म तो नहीं करेगा, है ना। तो उनको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया कि ऑस्मोसिस होता है कि अगर एक सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करे तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने पानी में किशमिश भिगो के रखे है ना, तो उसमें जो वेसल है उसके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा होता है और जो आपके किशमिश होते हैं उनके अंदर शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है। दैट मीन्स इसके अंदर पानी ज्यादा नहीं है। तो जो पानी है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। इसी वजह से जो किशमिश है वो क्या हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं। तो इस बेस पे मैं 3 सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। एक होता है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, देन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन और द थर्ड है दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर पानी का कंटेंट, वाटर का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। अगर मैंने एक सोल्यूशन के अंदर जिसमें बाहर वाटर का कंटेंट ज्यादा है, अगर मैंने यहां पर कोई सेल डाल दी तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। दैट मीन्स इस वेसल से ये सेल में मूव करेगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर मैं किसी सेल को रख देती हूं तो वो सेल के अंदर पानी मूव कर जाता है
और इसीलिए वो सेल टर्जिड हो जाती है। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल है वो टर्जिड हो जाती है और पानी उसके अंदर मूव कर जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सोल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर पानी का कंटेंट कम है और सोल्यूट का कंटेंट ज्यादा है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन मैंने आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में समझाया था, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट, जहां पे जिसको हम पानी ले रहे हैं, यहाँ पे अगर सॉल्वेंट का कंटेंट कम है और सोल्यूट का कंटेंट ज्यादा है तो उस सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अगर मैं किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करूंगी तो बाहर पानी का कंटेंट कम होगा और सेल के अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा होगा। तो हमें पता है ऑस्मोसिस में पानी अपनी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करता है, इसीलिए सेल के अंदर से सारा पानी बाहर आ जाएगा और वो जो सेल होगी वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। दैट मीन्स उसके अंदर से सारा पानी का कंटेंट निकल चुका है और वो एक तरह से श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, जो थर्ड टाइप ऑफ आपका सोल्यूशन है दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, दैट मीन्स इसमें सेल के अंदर भी पानी का कंटेंट जितना है और बाहर जो वेसल है उसमें भी पानी का कंटेंट सेम है। इसका मतलब ना तो सेल को यहां पर कुछ नहीं होने वाला, ना वो श्रिंक होने वाली है ना वो स्वेल होने वाली है। ठीक है, तो पानी अंदर और बाहर मूव करता रहेगा क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो मूव तो करेगा ही ना, लेकिन जो सेल है आपकी सेम ही रहेगी। तो इस टाइप ऑफ सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल। तो आई होप आपको यहाँ पे 3 तरह के सोल्यूशन पता चले होंगे और किस सोल्यूशन में सेल कैसी हो जाती है वो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली है। सेल मेम्ब्रेन आपकी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। मैंने बताया यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली तरफ। ठीक है, अब इस सेल के आसपास बाहर की एक आउटर कवरिंग है जो कि डेड है, जो कि डेड है। सेल मेम्ब्रेन डेड नहीं थी, वो लिविंग थी। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो जो सेल वॉल है वो भी आउटर कवरिंग है, वो भी सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये डेड होती है, आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में हो गया, जैसे फंजाई हो गया और बैक्टीरिया, इनमें ही पाई जाती है ये। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। ऐसे ही फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ये सारे एक टाइप ऑफ मटेरियल है। ठीक है, एक टाइप ऑफ यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट की सेल है वो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ओके, यहाँ पे प्लांट की बात करी है, जैसे सेलुलोज की है, फंजाई की है ना। तीसरी चीज जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है दैट इज जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब है यहाँ पर बाहर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको वो इजीली पास होने देगी, सेल वॉल इजीली पास होने देगी। लेकिन उसके बाद आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल है, दैट मीन्स उस सारे मटेरियल में से सिर्फ आधा ही मटेरियल अंदर जाने देगी। ठीक है, तो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल है। तो यहाँ पे इसके फंक्शन प्रोवाइड किए हैं कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने दे रहा है और उसकी शेप्स को मेंटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। एक जो सेल होता है उसकी मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली है, अब हम उसके अंदर की बात करते हैं कि उस सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रही हूं तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैं सेल की बात कर रही हूँ वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो अलग अलग चीजों से बना होता है। जैसे कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर आपको एक डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सोल्यूशन फिल्ड है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है ना, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो सोल्यूशन फिल्ड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देन इज न्यूक्लियोलस।
इस न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर का कंडेंस्ड रीजन है, जो ये डार्क वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये एक तरह से फैक्ट्री है किस चीज के लिए? राइबोसोम्स बनाने के लिए। राइबोसोम्स जो है वो इस न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है इट इज अ साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, और वो न्यूक्लियर मटेरियल है आपका जेनेटिक मटेरियल, जो कि एक सेल से दूसरी सेल में पास ऑन होता है। ठीक है, जो यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल है, आप कह सकते हो डीएनए हो सकता है ना, वायरसेस के केस में, कई के केस में आरएनए प्रेजेंट हो सकता है। तो डीएनए और जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह वो बिहेव करते हैं। और हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता रहता है। और वो प्रेजेंट किस में है? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अगर मैं किसी बैक्टीरिया की बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल तो उसका भी है, डीएनए या आरएनए उसका भी है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियर मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसा हेरिडिटी मटेरियल है जैसे डीएनए हो गया, जो आगे से आगे ट्रांसफर होता है। ओके, न्यूक्लियस की अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल साइकिल का मतलब ये होता है कि एक सेल अपनी लाइफ में कितनी बार डिवाइड करेगी, ठीक है, उसको ये रेगुलेट करता है। तो वो कौन डिफाइन करता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, कि इस सेल को अब क्या होना चाहिए, अब इसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, देन इज जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल इस सेल ने अभी इंसुलिन बनाना चाहिए इसको, है ना, इंसुलिन बनाना चाहिए, या कोई और हार्मोन बनाना चाहिए, या फिर ग्लूकागॉन बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो डीएनए ही क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, एक तरह से इसी चीज को ये रेगुलेट करता है। देन इज न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं, जो डीएनए होता है, डीएनए में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इस डीएनए के ऊपर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। वो जीन्स जो है डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, और आरएनए से आपके प्रोटीन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंसुलिन का एग्जाम्पल लूं, और अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तो सेल को सिग्नल जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गई है, अब तुम इंसुलिन बनाना शुरू कर दो। तो यहां पर न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसी के पास सिग्नल जाता है, और वो वहां से जो इंसुलिन की जीन है उससे आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। यहां पर प्रोटीन क्या है? आपका इंसुलिन। और वो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को वो कम कर देता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोमैटिन की। देखो, जो हमारे न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए किस वे में प्रेजेंट है? ऐसे तो डीएनए 2 मीटर लॉन्ग है, लेकिन सेल तो हमारी इतनी छोटी होती है, तो इतनी छोटी सेल के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आया? तो इतना जो लंबा डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। पैकेजिंग होने के बाद जो डीएनए है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। यहाँ पे यू कैन से बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग की तरह दिखता है। तो यहाँ पे ये आपके प्रोटीन्स होते हैं जिसके आसपास डीएनए रैप्ड होता है, और इसी मटेरियल को हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन क्या हुआ? क्रोमैटिन हुआ कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो आपका डीएनए है वो एक पर्टिकुलर फैशन में पैक्ड है, ठीक है। बीड्स के पर्ल्स, बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर आपके बीड्स ऐसे लगे हुए हैं, ऐसा दिखता है, तो उसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स है आपका, फिर वो क्या होते हैं? देखो, जब भी एक सेल ने डिवाइड करना होता है, एक सेल से 2 सेल बनेगी, है ना, सेल डिवाइड करेगी, तो उस टाइम पे इतना जो लंबा क्रोमैटिन मटेरियल है ये और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, और ज्यादा नजदीक नजदीक आ जाता है। वो इतना नजदीक आ जाता है कि वो कुछ इस शेप का बन जाता है, ठीक है। या यू कैन से क्रोमोसोम को हम सिंगली ऐसे बेसिकली ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको। तो वो इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है, और जो डीएनए होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो यहां पर प्रेजेंट होता है। तो जो क्रोमोसोम है आपके, वो क्रोमैटिन मटेरियल की कंडेंस्ड फॉर्म है, जो कब बनती है? जब एक सेल ने डिवाइड करना होता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, अब हमारे 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स, ठीक है। जो सोमैटिक सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपको सेल्स मिलेंगे जिनके अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं,
ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। हर एक सेल में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो कौन सी सेल्स होती हैं? वो होती हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब है गेमीट सेल्स। गेमीट सेल्स का मतलब क्या है? जैसे फीमेल्स में ओवम, ऐसे ही मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ द नंबर होते हैं। तभी तो ओवम जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देता है। तो यहां से आपको मैं ये बताना चाह रही हूं कि जो सोमैटिक सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स हैं जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और जो जर्म सेल्स हैं आपके या फिर जो गैमीट सेल्स हैं आपके, वो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और गैमीट सेल्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करके एक सोमैटिक सेल बनाते हैं जिसका कि क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, दैट इज अबाउट साइटोप्लाज्म। अब हम अलग अलग सेल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात हमने कर ली है। साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर जो भी यहाँ पे जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड हैं। सारी ऑर्गेनेलीज कहाँ पे हैं? इस जेली लाइक फ्लूइड के अंदर ही तो है। तो इस जेली लाइक फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म ही कहते हैं, साइटोसोल भी कह देते हैं कई बार इसको। ये लिक्विड मटेरियल है सेल का और इसी के अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहली बात तो इसने अपने अंदर ऑर्गेनेलीज को सस्पेंड किया हुआ है। दूसरी बात, कोई चीज यहां से यहां मूव करनी है तो ये लिक्विड है, तभी तो कोई ना कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है सेल में, है ना। तो ये इसका हो गया फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनेल्स की, जिसमें सबसे पहली जो आपकी ऑर्गेनेल होगी दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, जो आपका सेल होता है उसके अंदर हमने न्यूक्लियस की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, उसके आसपास सेल वॉल की बात कर ली, साइटोप्लाज्म की बात कर ली। अब मैंने इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज को सस्पेंड करना है, कुछ ऑर्गेनेलीज मैंने इसके अंदर लानी है। सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस के आसपास होती है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये है आपका न्यूक्लियस, ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीजें, ये ट्यूबुलर फॉर्म्स भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके नाम से ही क्लियर है, रफ का मतलब उसका सरफेस रफ है। रफ क्यों है? कुछ ना कुछ चीज प्रेजेंट होगी, तो वो क्या है आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और आपको एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर बता देती हूँ कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपके हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको राइबोसोम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और उसकी आगे ट्रांसपोर्टेशन करती है। अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो जो आपके लिपिड्स हैं वो सारे कहां बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। लिपिड्स क्या है? आपके जितने भी फैट्स हो गए, है ना, फैट्स हो गए। प्रोटीन्स मैंने आपको जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है ये हम डाइट वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन हो गए? फैट को सिंथेसाइज करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को स्केलेटन भी प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये सारा एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना, ये इसका अंदर का ढांचा हो गया जो कि इस सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है। देन इज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल है। दैट मीन्स जो भी आपके ऑक्सीजन के रेडिकल्स प्रेजेंट है उन सबको रिमूव करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। ओके, कुछ और फंक्शन हो गए जैसे कि वो सेल की मेम्ब्रेन बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। अब जितनी भी यहाँ से प्रोटीन्स वगैरह बनेंगी तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की तो बनी होती है, तो वो प्रोटीन्स और लिपिड्स आए कहां से बनके? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनके आए हैं।
ठीक है। ऐसे ही आपके जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, जो भी आपके एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स किसने बनाए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये आपके सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है आपका, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर जितनी भी सारी एनर्जी है वो कौन सी ऑर्गेनेल बनाएगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। और किस वे में बनाएगा? वो बनाएगा एटीपी की वे में। एटीपी क्या होता है? एटीपी की एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है, ये आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जिनके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। अगर उसमें से एक भी फॉस्फेट जो ग्रुप है, मान लो ऐसे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, अगर एक भी फॉस्फेट ग्रुप अपना जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, एटीपी के वे में एनर्जी स्टोर करता है। ऐसे तो और भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपका जीटीपी हो गया, टीटीपी हो गया, तो आपने उन सबको याद नहीं रखना है, आपके लेवल पे आपको एटीपी का पता होना चाहिए। ओके अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है। इसकी एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो सर्कुलर है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड्स के वे में होती है। ठीक है, ऐसे फोल्ड्स के वे में होती है। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। तो कई बार आपसे क्रिस्टे भी पूछ लिया जाता है। तो क्रिस्टे क्या होते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो सारे मटेरियल को अंदर आने देती है, क्योंकि मेम्ब्रेन मैंने बताया है ना, जो चीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ कई चीजों को ही, सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स फिल्ड होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने गोल्जी एपरेटस पे। देखो जो आपका एक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके आसपास आपकी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे मान लोगी, यहाँ पे आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके आगे होता है आपका गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि किसके बाद काम कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ही आ रहा है ये। अब इसका काम क्या है? जितनी भी आपकी जो प्रोटीन्स और लिपिड्स, जितनी भी आपकी जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रही हैं, उनकी पैकेजिंग करने के लिए गोल्जी एपरेटस करेगा वो। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल यहां से कोई प्रोटीन निकला, वो वेसिकल की फॉर्म में, मतलब एक वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी के पास आ गया। अब उसमें जो भी फाइनल काम करना है, फाइनल टचअप देना है उस प्रोटीन को, तो वो गोल्जी एपरेटस देगा। उसकी पैकिंग करके उसको जहां पे भी पहुंचाना है, तो वो मान लो सेल मेम्ब्रेन में पहुंचाना था उस प्रोटीन को, तो यहां से वो वेसिकल क्या होगी, यहां से पैक होके इस सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज कर जाएगी। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस का काम यही होता है। ओके, तो बेसिकली ये सिक्रीशंस ही कर रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइजोसोम्स। जो लाइजोसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाए जिसकी वजह से वो पूरे सेल को एक तरह से हार्म कर रहा है, और अगर एक सेल हार्म हो गई तो उसके आसपास वाली जो सेल्स हैं वो भी हार्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक रिजर्व सी ऑर्गेनेल रखी हुई है जिसका नाम है लाइजोसोम्स। ठीक है, ये लाइजोसोम्स क्या करेगा? अगर इस सेल के अंदर कोई हार्मफुल चीज आ गई तो इस पूरे सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेगा। इस पूरे सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेगा। दैट मीन्स जहां पे ये रह रहा था उसने उसी चीज को खत्म कर दिया, तो इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल्स कह रहे हैं। अब ये इस चीज को खत्म कैसे करेगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पानी को यूज करके किसी चीज की ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, लिटिक का मतलब तोड़ना, और एंजाइम्स का मतलब होता है किसी रिएक्शन को तेज करवाना एक तरह से, है ना। उसमें बेसिकली किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। ओके, अगर मैं पानी को यूज करके किसी चीज को तोड़ रही हूं, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलेंगे। और लाइजोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि ऑटोफेजी क्या होता है। ऑटोफेजी का मतलब है अपनी ही सेल को अंदर डाइजेस्ट कर लेना, तो ये प्रोसेस होगी आपकी ऑटोफेजी।
ओके, सुसाइडल बैग आपको पता चल गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पता चल गए और आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पता चल गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स मैंने बताया आपको, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन है वहां पर ये सिंथेसाइज हो रहे हैं राइबोसोम्स, और वहां पर सिंथेसाइज होने के बाद किसके ऊपर जाके लग रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगने के बाद ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो कौन बनवाता है, राइबोसोम्स साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई प्रोटीन बन जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन सिंथेसिस की आपको प्रोसेस बताई है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। मान लो ये है आपका डीएनए, ठीक है, ये है आपका डीएनए। इस डीएनए में से अगर मैंने कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना है और उसकी जीन यहां पर लोकेटेड है, तो पहले तो इसकी पैकेजिंग यहां से खुलेगी। खुलने के बाद बहुत ज्यादा मशीनरी आएगी यहां से, जो कि डीएनए से इसकी रेप्लिकेशन करवा सकता है, या फिर हम कहेंगे कि यहां से आरएनए बना देगा। ठीक है, आरएनए बनने के बाद वो आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और वहां पे जो राइबोसोम्स हैं उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वो जो मैसेज है आरएनए की वे में उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है दैट इज प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होता है आपका वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ये आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि क्यों उनमें प्रेजेंट होता है। देखो, प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, देन इज आपका क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन तरह के ऐसे सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन हम इन तीनों को ही प्लास्टिड्स कहते हैं। अब किस फंक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तो खाने को स्टोर करने के लिए, फूड स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जो कि बिल्कुल कलरलेस हैं और इनका काम क्या है, फूड स्टोरेज। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो ये एक ऐसे सेल्स हैं जो कि क्रोमा प्रोवाइड करेंगे। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, साइंस की वे में अगर मैं बात करूं तो क्रोम का मतलब होता है कलर। तो कोई भी प्लांट का अलग अलग कलर, जैसे उसके जो फ्लावर्स हैं उसमें अलग अलग कलर के आ रहे हैं, जो उनके पत्ते हैं वो अलग अलग कलर के हैं, वो किस वजह से हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं वो उस प्लांट को वो कलर देते हैं, वो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ आपके प्लास्टिड होते हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपके वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। जो भी आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स ने सन की एनर्जी को यूज करके खाना बनाना है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट की एनर्जी को कौन सी सेल्स यूज करेंगी, तो वो क्लोरोप्लास्ट ही हैं जो प्लांट की एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, और वो एनर्जी फिर आगे से आगे ट्रांसफर होती है और वो फूड के वे में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बताया वो अलग अलग कलर के पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं इन सेल्स के अंदर। अगर येलो होगा तो उस प्लांट को येलो कलर मिलेगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, ऐसे अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करूं वो है वैक्यूल्स। जो वैक्यूल होता है वो प्लांट में बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, दैट मीन्स वो कोई ना कोई मेम्ब्रेन है उसकी, और उसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। मतलब जो वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो कोई भी चीज को स्टोर करना है या पानी को रेगुलेट करना है, एक्सेस ऑफ वाटर को स्टोर करना है, तो वो सारी चीजें इस वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइजेशन करना है किसी चीज का, इन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ गया, इस प्लांट सेल को इतना पानी चाहिए नहीं था, तो वो कहाँ पे चले जाएगा, वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डीएनए मॉलिक्यूल की। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरी बात, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, एक हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, देन इज पेंटोज शुगर, और जो थर्ड वन है दैट इज नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है
वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए होता है इन्होंने, ठीक है, ऐसे पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे करके इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होता है। और जो नाइट्रोजन बेस होता है वो फॉस्फेट जो आपका पेंटोज शुगर होता है उसके साथ उसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा। इन द सेम वे फॉस्फेट जो ये पेंटोज शुगर है आपकी, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे यही सेम ऐसी एक और लैडर होती है जो इस तरीके से होती है, और यहां से भी जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो निकल रहे होते हैं, और ये नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स डीएनए की जो बैकबोन है वो किसकी बनी होती है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की, और इसके अंदर जो आपको ये लैडर्स दिख रही हैं ये नाइट्रोजन बेसिस के बने होते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस 4 तरह के हो सकते हैं। एक है आपका एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जो एडिनाइन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और जो बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको केमिस्ट्री में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ओके। जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये पेंटोज फॉस्फेट पेंटोज शुगर हो गया और फॉस्फेट ग्रुप की ये एक बैकबोन होगी, और यहां से नाइट्रोजन बेस ऐसे निकल रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया है ये आपका एक लैडर लाइक मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये है आपका डीएनए। इन द सेम वे हर एक ह्यूमन में जितना भी डीएनए होता है, 99% जो डीएनए होता है वो हर एक पर्सन में सेम होता है। सेम कैसे होएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में भी इंसुलिन प्रोड्यूस होनी है और किसी और की बॉडी में भी इंसुलिन बनेगा, तो दोनों की जीन्स तो सेम ही रहेंगी ना, जीन्स तो चेंज नहीं होएगी। बस जो 1% डीएनए है जो डिफरेंट होता है वो है आपके फिजिकल फीचर्स का, ठीक है। जैसे किसी की आईज कैसी होंगी, किसी का नोज कैसा होगा, तो ये आपका वो 1% डीएनए है जिसके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो लोगों के फीचर्स को डिफाइन करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए। यहाँ पे आपको कई बार ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिस्कवरर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। अगर मैं लिविंग सेल की बात करूं तो वो ल्यूवेनहॉक ने किया। इन द सेम वे सेल मेम्ब्रेन किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। गोल्जी एपरेटस को कैमिलियो गोल्जी ने इन्वेंट किया। देन इज लाइजोसोम्स को, जो हमारे सुसाइडल बैग हैं, उनको किसने किया? क्रिस्टिन डी ड्यूव ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने किया। देन इज, मतलब आपको थोड़े थोड़े इनके बारे में नाम पता होने चाहिए। न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल किसने किया और न्यूक्लियस किसने किया। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन को वो आगे पीछे कर देते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, जो हमारा न्यूक्लियस है वो थोड़े ब्राउन ब्राउन कलर का है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो किसने इन्वेंट किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, जो राइबोसोम्स है, जहां से मैंने बताया कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, वो जॉर्ज पैलेट ने किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एल्बर्ट क्लॉड ने किया है एंड कीथ पॉटर ने किया है। देन इज वैक्यूल की बात करूं तो ये भी ल्यूवेनहॉक ने किया है। प्लास्टिड जो है वो अर्नस्ट हैकेल ने किए हैं। न्यूक्लियोलस जो है आपका वो फेलिस फोंटेना ने किया है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने किए हैं, ठीक है। ये है इनके कुछ डिस्कवरर्स जो कि आपको डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि बताओ गोल्जी एपरेटस किसने इन्वेंट किया। ये आपने लर्न करने हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उसके अंदर क्या मेन डिफरेंसेस हैं। ये आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। जो प्लांट सेल है, एक तो उसकी होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। देन इज जो न्यूक्लियस है वो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी पेरिफेरी पे होता है। पेरिफेरी मतलब थोड़ी सी साइड पे हो जाएगा। उसमें जो वैक्यूल है वो सबसे ज्यादा जगह घेरता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो सबसे ज्यादा जगह घेरता है और वैक्यूल बड़ा होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो दोनों के अंदर स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स दोनों के अंदर होगा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में सेल वॉल का बेसिकली जो सेल वॉल होती है ना,
दो सेल्स की जो सेल वॉल होती है, उन दो सेल वॉल के बीच में कनेक्शन होता है। तो जब एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ से होगा? तो ठीक है, ये दो प्लांट सेल्स हैं जिनकी ये सेल वॉल्स हैं, और उनके बीच में ये जो कनेक्शन है जहां से मटेरियल सेल वॉल से दूसरे सेल में मूव करता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे हम फटाफट से कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि आपके जो प्लांट सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं एनिमल सेल से, और जो एनिमल सेल हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एनिमल सेल में। कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होएगा, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होएगा, खाना थोड़ी बनाना है एनिमल सेल ने। वैक्यूल जो है वो बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते। यहाँ पे आपको जो इतना बड़ा वैक्यूल दिख रहा है प्लांट सेल में, इतने बड़े वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होते, यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। बाकी जो वैक्यूल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, वो भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। देन इज एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, जब भी एक सेल डिवाइड करती है तो उस सेल की चीजों को इक्वली डिवाइड करने के हम सेंट्रियोल को यूज करते हैं। तो ये आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर बात अगर मैं करूं तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट सेल की डिवीजन है वो अलग तरीके से होती है, वो जब हम डिवीजन करेंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल में, वो सेंटर में होता है, प्लांट सेल में थोड़ी पेरिफेरी पे होता है क्योंकि जो वैक्यूल है उसमें ज्यादा जगह घेरी हुई है। ठीक है, लाइजोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में रेयरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर जो लाइजोसोम्स मैंने बताया था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सुसाइडल बैग होता है, तो वो प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल की बात करूं, प्लांट सेल के अंदर जो खाना है वो स्टार्च के वे में स्टोर होता है, और एनिमल सेल के अंदर जो खाना है वो ग्लाइकोजन की वे में स्टोर होता है। यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि एनिमल सेल्स के अंदर फूड किस वे में स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन की वे में स्टोर होता है। इन द सेम वे प्लांट्स में स्टार्च की वे में स्टोर होता है। ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये है क्या? बेसिकली ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन वाले हम चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्च और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट्स में यही तो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग वे से असेंबल्ड होते हैं। आई होप आपको प्लांट और एनिमल सेल का यहाँ तक डिफरेंस पता चला होगा। तो ये तो थी आपकी अब तक की सेल की बात, जो सेल है वो कैसे होते हैं, मैंने हर एक चीज की बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यूज की। जो टिश्यूज होते हैं हम दो चीजों में पढ़ते हैं, एक है आपके एनिमल टिश्यू और दूसरे हैं आपके प्लांट टिश्यू। कि प्लांट्स में कौन कौन से सेल एक दूसरे के साथ असेंबल होके एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो टिश्यू बन जाएगा। इन द सेम वे एनिमल्स के अंदर जब बहुत सारे सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यू बन जाएगा। तो एनिमल सेल में टोटल 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। वो है एक एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है ये एक ऐसा टिश्यू है जो किसी चीज की कवरिंग बना रहा है। जैसे आपकी ये जो एपिडर्मिस है, ठीक है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका हमारी जो मान लो गट है मतलब हमारी जो ईसोफेगस है उसके अंदर जो कवरिंग बनी हुई है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। अब एपिथेलियल टिश्यू में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल हो गया। सिंपल स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर होएगी सेल्स की, ऐसे बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो एक सिंगल लेयर होगी। जैसे जो हमारी लंग्स होती हैं, उस लंग्स में फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी लंग्स, और इस लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज होते हैं जहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वहां पे एल्वियोलाई की जो लेयर है वो किससे कवर्ड होती है? वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स से कवर होती है। वो काफी सारी सेल एक साथ मिल गई तो वो टिश्यू बन गया। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करूं तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर्स हैं काफी सारी, है ना। ऐसे जो सिंगल सिंगल सेल्स थी उनकी ऐसे लेयर्स बन गई हैं।
तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे हमारी जो स्किन होती है उसमें सिंगल लेयर थोड़ी प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए, उसमें बहुत सारी सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। देन इज कॉलमनर एपिथेलियम, जो कॉलमनर एपिथेलियम ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होंगे, ठीक है, जो किसी ना किसी चीज की कवरिंग कर रहे होंगे, क्योंकि हम एपिथेलियल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एपिथेलियल मैंने आपको बताया कि किसी चीज की कवरिंग कर रहे हैं ये। देन इज सीलिएटेड कॉलमनर, मतलब कि ऐसे कॉलमनर है जिनके यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, तो ये किसी ना किसी चीज की मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गया, कॉलम और क्यूबॉइड में सिर्फ इनके शेप का डिफरेंस है, ठीक है। देन इज ग्लैंडुलर, मतलब कि ऐसे सेल्स जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं और वो कोई ना कोई ग्लैंड को सिक्रीट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में गॉबलेट सेल्स होती हैं, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो हमारे स्टमक में म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। हमें पता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें HCl भी होता है, तो HCl से हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, जो खाने के अंदर HCl मिक्स्ड है उसको आसपास से लेयर कर लेता है। अब वो म्यूकस निकला कहां से, वो ग्लैंडुलर सेल्स से निकला है, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से निकला है। एपिथेलियल मतलब स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। ग्लैंडुलर मतलब ये ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कोई ना कोई चीज सिक्रीट कर रहे हैं। तो आई होप यहां तक आपको एपिथेलियल सेल के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है आपका, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है ऐसे टिश्यू हैं जो जितनी भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, उसमें आपके 3 टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक है आपका स्ट्राइएटेड मसल, दूसरा है नॉन स्ट्राइएटेड और तीसरा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से शुरू करते हैं। जो भी आपके हार्ट में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी है तो वहां पर मसल्स ही यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मस्कुलर टिश्यू है उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये हार्ट के आसपास प्रेजेंट है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प कर रहा है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब अगर मैं चाहूंगी कि अब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो मेरे उससे चाहने की वजह से नहीं होएगा, ये अपनी मर्जी से होएगा। दैट मीन्स इट इज इनवॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता रहेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करूं तो मेरी जो ये मान लो मेरी आर्म हो गई, यहां पर मेरे स्ट्राइएटेड मसल्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये ऐसी मसल्स हैं जो मेरे वॉलंटरी एक्शन में हैं, मतलब जब मैं चाहूं अपनी आर्म को हिला सकती हूँ, मूवमेंट कर सकती हूँ और तब मेरी जो मूवमेंट है मसल्स की वो हो सकती हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स वो होती हैं। नेक्स्ट जो है आपकी नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये ऐसी मसल्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है मतलब ऐसे लाइंस प्रेजेंट नहीं है इसके ऊपर। और ये जो मसल्स हैं ये भी इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। इनवॉलंटरी मतलब ये हमारे चाहने से नहीं काम करेंगी, ये अपने आप से ही काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है हमारी गट की पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या है, जो खाना है हमारे गट से नीचे नीचे मूव करता है, तो वो गट की ऐसे करके मूवमेंट होती है जो कि गट की मसल्स में मूवमेंट हो रही है। तो वो मूवमेंट जो है मसल्स की वो मेरी मर्जी से नहीं हो रही, वो जो बॉडी है अपनी मर्जी से कर रही है, क्योंकि उसको खाना मिला है तो उसने नीचे स्टमक तक पहुंचाना है वो खाना। ऐसे ही स्टमक से उसने पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से लेके पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचाएगी, ठीक है। तो इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान पे अगर एक बेबी की डिलीवरी होनी हो तो वहां पे भी आपकी स्मूथ मसल्स काम करती हैं यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो टिश्यू है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और वो सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और वो किसी ना किसी चीज को कनेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड है हमारा, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब वो हर एक बॉडी पार्ट तक कोई ना कोई चीज को पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, वो खाना ग्लूकोज की वे में ब्लड में आया और वो ग्लूकोज की वे में सेल्स तक अगर पहुंचाना है तो वो ब्लड पहुंचाएगा, तो वो हो गया हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन द सेम वे हमारा एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। जैसे आपकी एक सेल है और दूसरी सेल है,
उन दो सेल्स के बीच में कोई ऐसा फ्लूइड होता है जो भरा रहता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, टिश्यूज के बीच का जो फ्लूइड होता है बेसिकली उसको हम लिम्फ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड घूम रहा है और यहाँ पे आपके कुछ सेल्स हैं। ठीक है, अब इस ब्लड में से जो खाना होएगा उस सेल्स तक पहुंचेगा। अब सेल्स के आसपास भी तो कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसी फ्लूइड को हम लिम्फ कह रहे हैं। तो लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। देन इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की दो टाइप्स हैं, एक हो गया कार्टिलेज और एक हो गया बोन। देखो, बोन और कार्टिलेज में इतना डिफरेंस है कि जो बोन है वो हार्ड होता है और जो कार्टिलेज होता है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ईयर पिन्ना है, ठीक है, ये कार्टिलेज का बना है। दैट मीन्स ये हमारे ईयर को एक तरह से प्रोटेक्टिव सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी तरफ ये इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है जितनी हमारी बोन्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कार्टिलेज। बोन की बात करूं, जो हमारे बोन्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं। जैसे हमारी जो आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, वो बोन मैरो में बनती हैं। तो बोन को भी हम एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह कंसीडर करते हैं। ये हार्ड होती है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। अगर मैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, ठीक है, ये तो हो गया फ्लूइड और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी आपके फैट सेल्स हैं, जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू की एक लेयर बन जाती है। जैसे जो मोटे लोग होते हैं ज्यादा, उनमें जो स्किन होती है उसके अंदर फैट स्टोर हो जाता है। तो वो फैट किस वे में स्टोर हुआ? वो एडिपोज टिश्यू की वे में ही तो स्टोर हुआ। तो एडिपोज टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस टिश्यू में दो टाइप के आपके फाइबर्स आ जाते हैं, एक आता है आपका कोलेजन, दूसरा आता है आपका इलास्टिन। तो हमारी सेल के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई भी कनेक्टिव टिश्यू यूज हो रहा है तो वहां पे इलास्टिन यूज होता है। और हमारी सेल के अंदर अगर एक सेल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कोई कनेक्टिव टिश्यू जो यूज होता है वो होता है कोलेजिन। ठीक है, आई होप यहां से आपको टिश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, एक बार ये देख लेते हैं। आपसे पहली बात पूछा जाएगा कि ये जो टिश्यूज हैं ये किस टिश्यूज में आते हैं। मस्कुलर टिश्यू किसके टिश्यूज हैं? एनिमल के। कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स के। एपिथेलियल टिश्यू ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको भी आगे आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि जो कॉलमनर टिश्यू है ये कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ना ही ये कोई मस्कुलर टिश्यू है, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है। इन द सेम वे स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा वॉलंटरी होता है, कौन सा इनवॉलंटरी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है अलग अलग टाइप के, जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट टिश्यू जो है हम उसकी बात करते हैं, दैट इज नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है वो हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज गर्म या ठंडी है वो मेरे दिमाग तक कैसे पहुंचेगी? वो मेरी जो न्यूरॉन्स हैं वो मेरे दिमाग तक इस मैसेज को लेकर जाएंगी। न्यूरॉन्स होती कैसी हैं? न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया हमारी बॉडी की एक लॉन्गेस्ट सेल है, बॉडी की भी लॉन्गेस्ट सेल है और हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसकी भी एक ये लॉन्गेस्ट सेल है। तो ऐसे करके एक न्यूरॉन होती है जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये है होती है इसकी सेल बॉडी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने अभी सेल आपको समझाया। ठीक है, ये होता है एक्सॉन, इसकी बेसिकली एक लेंथ वाला पोर्शन होता है। देन इसकी ये साइनेप्सिस होती हैं, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं। अब कोई भी सिग्नल अगर लेना है तो वो हमेशा डेंड्राइट से मिलेगा। डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल को लेंगी और साइनेप्स के एंड से वो उस सिग्नल को नेक्स्ट डेंड्राइट तक छोड़ेंगी। क्योंकि ये टिश्यू है इसका मतलब काफी सारे जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। टिश्यू का मतलब मैंने यही तो बताया कि काफी सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और ये सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं तो वो जाएगा हमारा नर्वस टिश्यू। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जो हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है वो सारा न्यूरॉन्स का बना होता है, उसमें हमारे सिग्नल्स इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नर्व सेल कैसी दिखती है, ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली। देन इस कनेक्टिव टिश्यू में आपका बोन हो गया जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फैट सेल्स जो कि मैंने एडिपोज टिश्यू आपको बताया, ठीक है, वो हो गया। एक आपका होता है टेंडन। टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन का मतलब क्या होता है? एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट
आप ऐसे याद रख सकते हो, बल्लभ। जो चीज बोन को बोन से कनेक्ट कर रही हो उसको हम कहते हैं लिगामेंट। एक बोन है और दूसरी बोन है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है तो वो लिगामेंट बनाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू होगी। इन द सेम वे अगर मैंने बोन को मसल से कनेक्ट करना है तो वो कौन करेगा, टेंडन। एक बोन जो है, मान लो ये जो बोन है ये मेरी इस वाली मसल से कनेक्टेड है, ठीक है, तभी जो है इसमें मूवमेंट हो पा रही है। तो बोन को मसल से कनेक्ट करने वाली जो चीज है उसको हम टेंडन कहते हैं। आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ टेंडन, व्हाट इज अ लिगामेंट। तो बोन टू बोन कनेक्शन इज अ लिगामेंट एंड बोन टू मसल कनेक्शन इज अ टेंडन। बाकी कार्डियक मसल आई हैव टोल्ड यू कि क्या होता है, इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, अपनी मर्जी, हमारी मर्जी से कोई मूवमेंट नहीं होगी कार्डियक मसल्स में, अपनी मर्जी से होगी। देन इज अ स्केलेटल मसल्स, जो भी मैं अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करती हूँ वो मेरी चॉइस पे है कि मैं अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, तो ये वॉलंटरी इन नेचर होती है। स्मूथ मसल्स जो है इसमें जो मूवमेंट होती है वो भी इनवॉलंटरी होती है, जैसे हमारी पेरिस्टालिसिस हो गया या फिर यूट्रस के अंदर कोई भी मूवमेंट होगी, है ना। एपिथेलियल मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि ये सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल कॉलमनर है, यहाँ पे कॉलम हो गया, इसके आसपास सीलिया प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये सारे आपके इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांट टिश्यूज के बारे में। जो प्लांट टिश्यूज हैं वो दो तरह के होते हैं। अब टिश्यूज मैंने आपको बताया, सेल्स के बीच में बहुत सारी सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू है वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेकंड टाइप है दैट इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये होता है कि इस टिश्यूज के अंदर वो वाले सेल्स हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट है, अगर उसने ग्रो करना है, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, गर्थ इंक्रीज होगी, उस प्लांट में हर एक चीज इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज कर कौन रहा है, कुछ ना कुछ सेल्स तो प्रेजेंट होंगे ना जो डिवाइड कर रहे हैं। तो उन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उन सेल्स को इकट्ठे मिला के हम बोल देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टम, जो कि प्लांट के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है, जो कि उसको लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो भी आपके प्लांट्स है उसके बीच में ऐसे छोटे छोटे पोर्शन होते हैं जो वो इलोंगेट होते रहते हैं, उससे भी प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। वो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो मान लो आपका ये एक प्लांट है, यहां से कोई ब्रांच निकली, यहां से कोई ब्रांच निकली, उन दोनों रीजन्स के बीच का जो पोर्शन है उसको हम नोड कहते हैं। इसको हम नोड कहते हैं, दिस इज इंटरनोड, ठीक है। तो यहां पर आपके ये रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स, इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं और इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो थर्ड टाइप है दैट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मतलब साइडों पे। अब ये प्लांट जो है इतना ही तो नहीं रहेगा, इतना भी होएगा साइज में। जो बड़े बड़े पेड़ हैं आपके, स्टार्टिंग में तो एक छोटा सा प्लांटलेट ही, सैपलिंग ही होता है, वो बाद में इतनी बड़ी गर्थ कैसे बन जाती है उनकी, क्योंकि उसमें लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे साइडों पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइडों पे अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पर एक ऐसे लेटरल मेरिस्टम की लेयर सी प्रेजेंट होगी जो ऐसे सेल्स डिवाइड करती रहेंगी और इस प्लांट की गर्थ इंक्रीज करती रहेगी। तो ये तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टिश्यू प्लांट्स में पाए जाते हैं दैट इज परमानेंट टिश्यू। इस परमानेंट टिश्यू में दैट मीन्स ये ऐसे टिश्यूज हैं जिनके अंदर जो सेल्स हैं वो एक बार बन गई तो बन गई, ये बाद में एक डिवाइड करने वाली नहीं है। तो इसमें सबसे पहली है आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कुछ सिंपल सी सेल्स होंगी, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगी। तो देख लेते हैं एक बार। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके अंदर तीन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। मतलब ये टिश्यू किससे मिलकर बना है, तीन टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। एक होता है आपका पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। जो प्लांट है उसके अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उसके अलावा जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं जो जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस किसी ना किसी सेल में तो होएगी ना, क्योंकि मैंने अभी बताया फोटोसिंथेसिस एक सेल में होती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो जितनी भी सेल्स हैं जिसके अंदर ये आपकी पैरेन्काइमा है, ये सारी सेल्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े वैक्यूल्स दिखाए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। तो इन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो ऐसे अरेंज होती हैं कि बीच बीच में सेल्स के इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस मतलब अगर ये एक सर्कुलर सेल है, ये एक सर्कुलर सेल है और ये एक सर्कुलर सेल है, तो यहाँ पर एक इंटरसेल्यूलर स्पेस बच गई,
मतलब सेल के बीच में स्पेस बन गई, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में ऐसी कुछ स्पेसेस होती हैं और इनका मेन फंक्शन होता है खाना स्टोर करने का और फोटोसिंथेसिस करने का। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो टिश्यू है दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स हैं वो इतनी ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, और तो और इन सेल के आसपास इतना ज्यादा सेल्यूलोजिक मटेरियल डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से इन सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है? बाहर की एक्सटर्नल सेल वॉल, अभी बताया था ना, जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो जो सेल्यूलोज होता है वो इतना ज्यादा यहाँ पर इतना ज्यादा थिक होता है कि इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे स्क्लेरेनकाइमा भी सेम है कि सेल के आसपास बहुत ज्यादा लिग्निफाइड आपकी सेल वॉल बनी हुई है, मतलब ज्यादा सेल्यूलोजिक मटेरियल डिपॉजिट हुआ है। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, मतलब कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली सेल्स जो कि डेड है। जैसे मैंने आपको कॉर्क की बात करी थी, प्लांट के आसपास जो उसकी छाल होती है वो डेड सेल्स ही तो होती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उस प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर ऐसे ही ऐसी सेल्स जो प्लांट को स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो लिविंग है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, सारी चीजें हैं, तो ये लिविंग होगी, है ना। ऐसी सेल्स जो लिविंग है और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, इन सेल्स को हम कोलेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आपने इतना ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको याद होना चाहिए कि जो परमानेंट टिश्यू है उसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर 3 टाइप ऑफ टिश्यूज आते हैं। पैरेन्काइमा, जितनी भी प्लांट की सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं कर रही हैं प्लस जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। दूसरी बात कोलेनकाइमा, जो ऐसी सेल्स हैं जिनके सेल्स की जो सेल वॉल है वो इतनी ज्यादा लिग्निफाइड है कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, प्लस ये लिविंग भी है। स्क्लेरेनकाइमा, जो ऐसी जिसके अंदर ऐसी सेल्स हैं जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, और ये डेड सेल्स हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आपने इसके और डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टिश्यू आते हैं प्लांट के केस में, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। पहली बात तो ये टिश्यू है, दैट मीन्स इस जाइलम के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, है ना, बहुत सारी सेल से मिलकर ये बनाया होगा, तभी तो इसको टिश्यू कह रहे हैं। दूसरी बात परमानेंट है, दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं करेंगी। और तीसरी बात ये कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स इनका जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ही अटपटा फंक्शन है एक तरह से। तो देख लेते हैं, मान लो ये एक कोई प्लांट है, इस प्लांट ने ऊपर वाले लीफ तक पानी को पहुंचाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई सेल्स तो काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट के अंदर पानी की कंडक्शन करवाता है, मतलब नीचे से सॉइल में से पानी हर एक पार्ट तक लेकर जाता है, वो काम है जाइलम का। तो जाइलम इज नथिंग, जाइलम जो है वो प्लांट के अंदर पानी की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो जो फ्लोएम है वो प्लांट के अंदर हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाता है। मान लो इस प्लांट का जो खाना है वो लीफ में बना, और इस लीफ से खाना हर एक सेल तक जाएगा, क्योंकि हर एक सेल तक खाना जाएगा तभी तो वो सेल काम कर पाएगी, हर एक सेल को एनर्जी मिलेगी तभी तो वो काम कर पाएगी। अगर आपने जाइलम की सेल्स को खाना ही नहीं दिया तो क्या वो पानी को कंडक्ट कर पाएगा प्लांट में? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लोएम के अंदर भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करती हैं ताकि उस प्लांट में हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाया जा सके। आई होप आपको यहाँ तक प्लांट टिश्यूज के बारे में समझ में आया होगा। बाकी इसकी जो ट्रांसपोर्ट है हम वो डिटेल में एक बार ले लेंगे अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हमने अलग अलग सेल्स देखा, सेल को किसने डिस्कवर किया, हर एक ऑर्गेनेल देखी हमने, ऑर्गेनेल को हमने डिटेल में पढ़ा। देन इस कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन सी होती हैं। टिश्यूज़ के बारे में हमने बात करी, प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपका जो सेल वाला चैप्टर है सेल टिश्यूज़ वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।